नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की तह में जा रहे हैं जिसने 2018 में पूरे देश को सन्न कर दिया था। बुरारी कांड। दिल्ली के एक घर में एक ही परिवार के 11 सदस्य, मतलब बहुत ही रहस्यमय और भयावह परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। हमारे पास इस केस का एक सार है जो बुराड़ी मोक्ष की अनोखी तलाश नाम के स्रोत पर आधारित है। पहली नजर में तो ये शायद आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे एक परतें खुली, कहानी बहुत ही क्या कहते हैं, अजीब और परेशान करने वाली निकली। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। जरा सोचिए, वो सुबह एक घर जहां 3 पीढ़ियों के 11 लोग रहते थे, 7 महिलाएं 4 पुरुष, और वो सब छत की ग्रिल से लटके मिलते हैं। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, मुंह पर टेप, हाथ भी बंधे हुए, बिल्कुल किसी अनुष्ठान की तरह लग रहा था सब कुछ। और परिवार की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, नारायणी देवी 77 साल की, वो दूसरे कमरे में मृत मिली। ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। हाँ बिल्कुल। शुरुआती रिपोर्ट्स और जो नज़ारा था उसे देखकर तो सबने यही समझा कि ये सामूहिक हत्या है, कोई बाहर से आया और हाँ, वो ही लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, सबूत वो एक अलग ही दिशा में इशारा करने लगे। जांच का जो निष्कर्ष निकला वो था कि ये साझा मनोविकृति, जिसे अंग्रेजी में शेयर्ड साइकोसिस या फ्रेंच में फोलिया प्लीजिया भी कहते हैं, उससे प्रेरित एक सामूहिक आत्महत्या थी। साझा मनोविकृति है, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है सुनने में। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? मतलब ये कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा परिवार, 11 लोग एक ही तरह के भ्रम का शिकार हो जाए? देखिए, साझा मनोविकृति में होता क्या है कि एक व्यक्ति जो शायद मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली होता है या फिर थोड़ा अस्थिर, उसके जो गहरे विश्वास या भ्रम होते हैं वो धीरे धीरे उसके बहुत करीबी लोगों की सोच का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी सच्चाई बन जाते हैं। हाँ, और उसे निर्देश देती है। और यही वो निर्देश थे जो घर से मिली उन डायरियों में लिखे हुए थे। मैंने सुना है करीब 11 डायरियां मिली थीं घर से। हाँ बिल्कुल। जांच में घर से कई रजिस्टर और डायरियां मिली और उनमें पिछले करीब 11 सालों से कथित तौर पर ललित के पिता द्वारा दिए गए निर्देश लिखे हुए थे। 11 साल से? हाँ, इनमें रोजमर्रा की जिंदगी की बातें थीं, भविष्य की योजनाएं थीं और खास तौर पर मोक्ष यानी मुक्ति पाने के लिए उसके लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का पूरा विस्तृत ब्यौरा था। और इन निर्देशों को धीरे धीरे पूरे परिवार ने सच मान लिया था। लेकिन ये मानना फिर भी बहुत मुश्किल है कि 11 लोग, जिनमें पढ़े लिखे लोग भी थे, युवा थे, वो बिना किसी शक या सवाल के इसे मानते चले गए। डायरियों से कुछ पता चलता है कि इसे कैसे लागू किया गया परिवार में? हाँ, डायरियों से यही समझ आता है कि ललित ने इन आदेशों को परिवार की भलाई के तौर पर पेश किया, उनकी तरक्की, उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते के तौर पर। ये सिर्फ हुक्म नहीं थे, बल्कि एक बेहतर भविष्य का रास्ता बताए गए थे। और ये भी देखने में आया कि परिवार आर्थिक रूप से तरक्की भी कर रहा था उस दौरान, तो शायद इससे उन निर्देशों पर उनका विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया। हाँ, ये हो सकता है। परिवार की जो बनावट थी वो भी शायद ऐसी थी जहां बड़ों का या जिसे वो दैवी शक्ति मान रहे थे उसका विरोध करना आसान नहीं था। और उनका मानना था कि वो इस अनुष्ठान के बाद मरेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, जिसे वो बड़ तपस्या कह रहे थे। वो मानते थे कि उनके पिता आकर उन्हें बचा लेंगे और उन्हें और बड़ी शक्ति मिलेगी। अरे बाप रे। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि उन डायरियों में उस रात की घटना का, उनकी मृत्यु का पूरा ब्यौरा और तारीख, वो भी पहले से लिखी हुई थी। हाँ, ये बात सामने आई थी कि डायरियों में उस अंतिम अनुष्ठान की विधि और उसकी तारीख का जिक्र था, जो वाकई में बहुत चौंकाने वाला है और इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। ये दिखाता है कि उनका विश्वास, या हम कहें कि भ्रम, वो कितना गहरा और कितना पक्का हो चुका था। इस घटना ने तो जाहिर तौर पर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। मीडिया में महीनों तक ये खबर छाई रही थी। बिल्कुल। और इसी वजह से, इसी जटिलता को देखते हुए 2021 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ्स। उसने इस केस के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और जो पुलिस जांच के पहलू थे उनको और ज्यादा गहराई से लोगों के सामने रखा। हाँ, मैंने देखी है वो। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक परिवार की दुखद कहानी नहीं होती, बल्कि पूरे समाज पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ती हैं
और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो कुल मिलाकर बुराहरी कांड सिर्फ 11 मौतों की कहानी नहीं है। ये साझा भ्रम, अंधविश्वास की जो हदें होती हैं, पारिवारिक रिश्तों की जटिलता और इंसान के मनोविज्ञान का एक बेहद दुखद और उलझा हुआ मामला है। खासकर उन डायरियों के मिलने से इसमें रहस्य का पहलू और गहरा हो जाता है। हाँ, और अंत में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने खड़ा करता है कि विश्वास और भ्रम, इनके बीच की वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ होती है। किन हालात में एक समूह के अंदर जो तर्क होता है, जो विवेक होता है, वो पूरी तरह से किसी एक सामूहिक विश्वास के आगे हार मान लेता है। और ये सवाल सिर्फ उस चुंडावत परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शायद हम सभी को अपने आसपास जो विश्वास प्रणालियां हैं, जो समूह की सोच है, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत की तरफ इशारा करता है।